आज हम मानव इतिहास के सबसे लंबे और शायद सबसे रहस्यमयी चैप्टर को खोलने जा रहे हैं, पाषाण युग यानी स्टोन एज। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो किसी एक्शन एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री की तरह है। मतलब वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब न भाषा थी, न शहर और न ही आज की कोई तकनीक। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों को निकालकर ये समझना कि कैसे हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि वो सब कुछ बनाया जिसकी नींव पर आज हमारी पूरी दुनिया खड़ी है। एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ये। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो लाखों साल पुरानी है, जहां हमारे पूर्वज जानवर से इंसान बनने के एक बहुत लंबे और मुश्किल सफर पर थे। और ये सफर अंधेरे से उजाले की तरफ था। इसकी शुरुआत करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे हमारे शुरुआती पूर्वज सामने आए। लेकिन असली कहानी में तेजी तब आई जब करीब 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर आए। स्रोतों में एक युवा शिकारी आद्री की कहानी के जरिए इस पूरे सफर को दिखाया गया है। अच्छा। उसके पिता उसे एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं, हम इंसान हैं क्योंकि हम सीखते हैं, हम बदलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। वाह। और यही एक लाइन मतलब पूरे पाषाण युग का सार है। ठीक है, तो इस बदलाव की कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो पहली चीज क्या थी जिसने हमें जानवरों से सच में अलग किया? क्या वो कोई हथियार था? एक तरह से हाँ, लेकिन हथियार से ज्यादा वो एक आइडिया था। करीब 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने पहली बार पत्थर को तराशकर औजार बनाए। अच्छा। इन शुरुआती औजारों को ओल्डवन टूल्स कहते हैं। ओल्डवन टूल्स मतलब ये कोई बहुत हाईटेक चीज नहीं रही होगी? कोई फैंसी चाकू या कुल्हाड़ी जैसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए ये बस एक गोल पत्थर था जिसे दूसरे पत्थर से तोड़कर एक धारदार किनारा बना दिया गया हो। लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था। ये इंसान की सोच का पहला, आप कह सकते हैं, 3D प्रिंट था। क्या बात है। ये इस बात का सबूत था कि इंसान सिर्फ अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदल रहा था। मतलब ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का पहला एडिट था। बिल्कुल, प्रकृति के साथ पहला एडिट, आपने बहुत अच्छा कहा। और इन औजारों के बाद जो सबसे बड़ी खोज हुई वो थी आग की। स्रोतों में बताया गया है कि जब बिजली गिरने से पेड़ में आग लगी तो पूरा कबीला डरकर भाग गया। डरना तो स्वाभाविक था, आग एक विनाशकारी ताकत है। हाँ। लेकिन उस डर पे काबू पाना और उस ताकत को समझना ही इंसान का अगला बड़ा कदम था। आग ने सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा और शरीर को गर्मी नहीं दी, सबसे क्रांतिकारी बदलाव हमारे खाने की प्लेट में आया। मतलब पका हुआ खाना। हाँ, और ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था। पका हुआ भोजन पचाना शरीर के लिए बहुत आसान होता है। अच्छा। कच्चे मांस और पौधों को पचाने में हमारे शरीर की जो जबरदस्त एनर्जी खर्च होती थी वो अब बचने लगी। और वो बची हुई एनर्जी कहाँ गई? कहाँ? सीधे हमारे दिमाग के विकास में। रुकिए, ये तो कमाल है। तो मतलब हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं पका रहे थे, हम अनजाने में अपने दिमाग को सुपर चार्ज कर रहे थे। हाँ, ये तो इतिहास का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त बायो हैक था। बिल्कुल, यही वो बायो हैक था जिसने हमारे दिमाग का आकार और उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। औजार हाथ में थे और अब आग की वजह से दिमाग भी तेजी से विकसित हो रहा था। इन दोनों ने मिलकर शिकार का पूरा खेल ही बदल दिया। स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है जहां बताया गया है कि शुरुआत में इंसान मरे हुए जानवरों के अवशेष खाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया टीम वर्क से। इसे कोऑपरेटिव हंटिंग कहते हैं। अच्छा। मतलब ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये दिमाग का खेल बन गया था। एक अकेला शिकारी विशाल जंगली भैंस के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन एक टीम, वो मिलकर उस युग के सबसे बड़े शिकारी बन गए। बिल्कुल। रणनीति और प्लानिंग की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन एक मिनट, बिना भाषा के आप रणनीति कैसे बना सकते हैं? मतलब आप इशारों से ये कैसे बताएंगे कि तुम वहां छिप जाओ, मैं यहाँ से ध्यान भटकाता हूँ और जब वो पास आए तब हमला करना है? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा। यहीं से भाषा की जरूरत पैदा हुई। शुरुआत में ये आज की तरह बोलना नहीं था, ये इशारों, अलग अलग तरह की आवाजों और शायद कुछ शुरुआती प्रतीकों का मिला जुला रूप था। जैसे खतरे के लिए खास तरह की चीख या पानी के स्रोत के लिए हाथ का एक विशेष इशारा। लेकिन इसी दौर में हमारे दिमाग के वो हिस्से जिन्हें ब्रोका और वर्निकेज एरियाज कहते हैं
वो विकसित होने शुरू हुए। यानी दिमाग के वो हिस्से जो आज भी हमें बोलने और भाषा को समझने में मदद करते हैं। जी हाँ, तो इसकी बुनियाद लाखों साल पहले रखी जा रही थी। हाँ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने इंसानों को वो सुपर पावर दी जो किसी और जानवर के पास नहीं थी। कौन सी? ज्ञान को एक दूसरे के साथ और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की क्षमता। ठीक है, ये सब समझ आता है। औजार, आग, शिकार, भाषा, ये सब जिंदा रहने की जरूरत से जुड़े हैं। लेकिन एक चीज है जो मुझे हमेशा हैरान करती है, गुफाओं में चित्रकारी। केव आर्ट, हाँ। भारत में भीमबेटका और यूरोप में लास्को जैसी जगहों पर 40,000 साल पुराने चित्र मिले। मैं ये सोचता हूँ कि जब हर दिन जान बचाने की जंग चल रही हो तो कोई गुफा में बैठ के पेंटिंग क्यों करेगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या ये सिर्फ फुर्सत के पल थे या इससे भी गहरा कुछ था? बहुत गहरा, क्योंकि ये हमें इंसान होने के असली मतलब के करीब ले जाता है। ये सिर्फ जानवरों या शिकार के चित्र नहीं थे। तो क्या थे ये कहानियां थीं, शायद शिकार से पहले किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान थे, या अगली पीढ़ी को शिकार की तकनीकें सिखाने का एक विजुअल गाइड था। गुफा की दीवारों पर बने वो हाथ के निशान शायद ये कह रहे थे, हम यहाँ थे, हम मौजूद थे। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये एक तरह का पहला फेसबुक स्टेटस अपडेट था। I was here। आप कह सकते हैं ये इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ भौतिक दुनिया में नहीं जी रहा था, वो विचारों, विश्वासों और कल्पना की एक सिंबॉलिक दुनिया भी बना रहा था। अच्छा। असली सिविलाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को कोई मतलब देने के लिए कुछ करता है। तो इंसान ने अपनी कला, अपनी कहानियों के जरिए खुद को अभिव्यक्त करना सीख लिया था, और जैसे ही इंसान ने ये करना शुरू किया, प्रकृति ने उसके सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती फेंक दी। एक ऐसी दुनिया जो बर्फ में जम गई थी। आखिरी हिमयुग। बिल्कुल, धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। आज जहाँ हरे भरे जंगल है, वहाँ उस समय मीलों तक सिर्फ बर्फ थी। सोचकर ही ठंड लगती है। हाँ, मैमथ और सेबर टूथ कैट जैसे विशालकाय जानवर घूमते थे। इन हालातों में जिंदा रहने के लिए इंसानों को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इनोवेटिव बनना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया? जिंदा रहने के लिए क्या नए तरीके अपनाए? उन्होंने जानवरों की खाल को सिलकर गर्म कपड़े बनाना सीखा। इसके लिए उन्होंने हड्डियों और सींगों से सुई जैसी चीजें बनाई। अच्छा। भाले की नोक को और पहना और घातक बनाया। और सबसे जरूरी, उन्होंने गुफाओं में या फिर मैमथ की हड्डियों और लकड़ी से बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहना सीखा। मतलब आज का पहला इग्लू कह सकते हैं। एक तरह से, हाँ। आद्रे की कहानी इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे वो एक बर्फीले तूफान में अपने कबीले को बचाने के लिए एक शेल्टर बनाता है। ऐसा लगता है कि उस कड़कड़ाती ठंड ने न सिर्फ इंसान की हिम्मत को बल्कि उसकी बुद्धि को भी और तेज कर दिया। प्रकृति की हर चुनौती इंसान को एक नया सबक सिखा रही थी। मुश्किल हालात आपको या तो खत्म कर देते हैं या पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बना देते हैं। और हमारे पूर्वजों ने दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल। और फिर हजारों साल बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक एज आया। दुनिया फिर से बदल रही थी। इस नए दौर में क्या बड़े बदलाव हुए? जब बर्फ पिघली तो दुनिया हरी भरी हो गई। बड़े जानवर जैसे मैमथ या तो खत्म हो गए या दूसरी जगहों पर चले गए। सही। उनकी जगह छोटे जानवर, जंगल और नदियां आ गईं। इंसानों ने भी खुद को इस नए माहौल के हिसाब से ढाला। उनके औजार अब और छोटे, हल्के और पैने हो गए। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर। सही पकड़े। इन छोटे पत्थरों को लकड़ियां हड्डी के हत्थे में लगाकर तीर कमान, हारपून या दरांती जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स औजार बनाए गए। तो शिकार करना आसान हो गया होगा। हाँ, अब आप दूर से भी शिकार कर सकते थे। मछली पकड़ना और नाव बनाना एक जरूरी स्किल बन गया। लेकिन शायद इस युग का सबसे दिलचस्प और भावनात्मक विकास था कुत्ते को पालतू बनाना। बिल्कुल, कुत्ते को पालतू बनाना। हाँ, कहानी में इसका बहुत अच्छा जिक्र है, जहाँ आद्री एक घायल जंगली भेड़िए के बच्चे को बचाता है और वो धीरे धीरे इंसान का पहला साथी बन जाता है। ये सिर्फ एक जानवर को पालने से कहीं ज्यादा था, है ना? बहुत ज्यादा। ये इतिहास की पहली पार्टनरशिप थी, एक ऐसी दोस्ती जिसमें दोनों का फायदा था। कुत्ता शिकार में मदद करता था, रात में खतरे से आगाह करता था और बदले में इंसान उसे भोजन और सुरक्षा देता था। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। हाँ, इंसान ने ये समझा कि प्रकृति पर सिर्फ जीत हासिल नहीं करनी है, उसके साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है।
सहयोग की यही भावना थी जिसने आगे चलकर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी। और अब हम आते हैं मानव इतिहास के उस मोड़ पर जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण क्रांति, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी घटना से हुई, एक छोटे से बीज से। स्रोत की कहानी में आद्री देखता है कि जहाँ कुछ महीने पहले खाने के बाद जंगली गेहूं के बीज जमीन पर गिर गए थे, वहाँ अब उसी तरह के नए पौधे उगाए हैं। ये एक यूरेका मोमेंट था। हाँ, ये एहसास कि हम भोजन ढूंढने के लिए नहीं बल्कि भोजन उगाने के लिए बने हैं। ठीक यही खेती की शुरुआत थी। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इसने हमें घुमंतु शिकारी संग्राहक से एक जगह टिक कर रहने वाला अन्न उत्पादक बना दिया। अब हमें खाने के पीछे नहीं भागना था। सही कहा, अब खाना हमारे लिए एक ही जगह पर उग सकता था। और जाहिर है खेती ने इंसानों को एक जगह टिक कर रहना सिखाया होगा। स्रोत में तुर्की के चटलहेयुक और पाकिस्तान के मेहरगढ़ जैसी स्थायी बस्तियों का जिक्र है। ये दुनिया के पहले गांव थे। हाँ, जब आप एक जगह खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल की देखभाल के लिए वहीं रहना पड़ता है ना। आपको स्थायी घर चाहिए, इससे गांव बने। फिर उगाए गए अनाज को बारिश और जानवरों से बचाने के लिए उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ी। इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी बनाने की कला को जन्म दिया, और साथ ही भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को सिर्फ शिकार के लिए नहीं बल्कि दूध, मांस और खेतों में मदद के लिए पालतू बनाया गया। तो हर खोज एक नई जरूरत को जन्म दे रही थी और हर जरूरत एक नई खोज को। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। कमाल है। और इन सब के बाद आया एक और क्रांतिकारी आविष्कार, पहिया। ये सुनने में इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि पहिए के बिना शहर नहीं बन सकते थे, व्यापार नहीं हो सकता था? ये सिर्फ एक खोज नहीं, पूरी सभ्यता का इंजन था। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से बताया है। पहिया नवपाषाण युग के अंत में आया, जब समाज थोड़ा स्थिर हो चुका था। आद्री की कहानी में वो लकड़ी के एक गोल टुकड़े को लुढ़कते हुए देखता है और उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है, गति शक्ति है। दिलचस्प। शुरुआत में इसका इस्तेमाल शायद मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक के तौर पर हुआ, लेकिन बहुत जल्द इंसानों ने समझ लिया कि अगर इसे खड़ा कर दिया जाए और एक धुरी पर लगा दिया जाए तो ये परिवहन और कृषि में क्रांति ला सकता है। मतलब भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अचानक 1000 गुना आसान हो गया। हाँ, और शायद दुनिया के पहले ट्रैफिक जैम की नींव भी यहीं रखी गई, कह सकते हैं। लेकिन इसने व्यापार के रास्ते खोल दिए, विचारों के आदान प्रदान को तेज कर दिया। इसने भविष्य के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास गांव हैं, खेती है, पालतू जानवर हैं और पहिया भी है। इन सब चीजों ने मिलकर उस चीज को कैसे जन्म दिया जिसे हम समाज कहते हैं। हाँ, कि आज का शिकार कौन करेगा। अब सवाल थे कि जमीन किसकी होगी, पानी का बंटवारा कैसे होगा। अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा। बिल्कुल, यानी अब नियमों की जरूरत थी, एक सिस्टम की जरूरत थी। सही। यहीं से नियम, नैतिकता और लीडरशिप जैसी अवधारणाएं उभरी। परिवार और कबीलों से मिलकर एक बड़ा समाज बना, और साथ ही जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो इंसान के पास सोचने और महसूस करने का ज्यादा समय था। और उस समय में क्या हुआ? इसी खाली समय में समुदाय को एक साथ जोड़ने के लिए धर्म, अनुष्ठान, संगीत और नृत्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी विकसित हुई। स्रोत के अंत में एक बूढ़ा आदरी अपने कबीले को एक बहुत गहरी बात सिखाता है। वो कहता है, हम इंसान बने क्योंकि हमने एक दूसरे से सीखना सीखा। ये इस पूरे लाखों साल के सफर का सार लगता है। बिल्कुल, यही संस्कृति है, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। एक जानवर का बच्चा अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है वो ज्ञान उसी के साथ खत्म हो जाता है। सही। लेकिन इंसान ने भाषा, कला और बाद में लेखन के जरिए अपने ज्ञान को संजोना और आगे बढ़ाना सीखा। एक पीढ़ी का आविष्कार अगली पीढ़ी के लिए शुरुआत बन गया। हमारी हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कंधों पर खड़ी होती है, और यही क्षमता हमें बाकी सभी प्रजातियों से अलग करती है। हाँ, और हमारे लगातार विकास का आधार भी यही है। तो पत्थर की एक धार से शुरू हुई कहानी खेती, गांव, कला और पहिए तक पहुंच गई। ये सिर्फ पाषाण युग से सभ्यता के युग तक का सफर नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि इंसान ने कैसे सोचना सीखा। और ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस तकनीक के युग में जी रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी नींव लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा, उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने रखी थी। हमारी शुरुआत
एक साधारण पत्थर से हुई थी, लेकिन हमारी सोच ने उसे असाधारण बना दिया। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो शायद सोचने लायक है। क्या सवाल? हमारे पूर्वजों ने पत्थर, आग और पहिए जैसे आविष्कार तब किए जब उनके सामने हर दिन जिंदा रहने की चुनौती थी। उनकी हर खोज जरूरत से पैदा हुई थी। सही बात है। आज जब हमारे पास तकनीक है और हर तरह का आराम है, तो अगला वो कौन सा बड़ा आविष्कार या सामाजिक बदलाव होगा जो मानवता की दिशा बदल देगा? क्या हम आज भी उन्हीं मूलभूत जरूरतों से प्रेरित होते हैं, या अब हमारी प्रेरणा के स्रोत पूरी तरह से बदल गए हैं?